भारत की 5 स्टेट्स में इलेक्शन का प्रोसेस जारी है और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कर्नाटका में देखा कि एक हिजाब का, बुर्का का एक सिलसिला हुआ जिस पे प्रोटेस्ट भी कुछ हुए, लेकिन वो एकदम से हुए, अब एकदम से रुक भी गए हैं। लगता है कि ये पॉलिटिकल कार्ड कोई चल नहीं रहा, हमें कनाडा में बैठ के ऐसा ही लग रहा है। और इसके साथ साथ आज के शो में बातचीत होगी मुसलमानों के जो रिश्ते हैं अपने देश भारत के साथ, वो कैसे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती जनाब फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब, जो दिल्ली से इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं कि लगता है हमें कनाडा में बैठ के जब हम भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल जैसे गिम्बिट्स होते रहते हैं। तो कर्नाटका में जो कुछ हुआ वो पॉलिटिकल गिम्बिट्स था या कोई बहुत ही जेन्युइन केस था? देखिए, मैं इसको दोनों तरह से डिस्क्राइब करूंगा ताहिर भाई, क्योंकि आपका जो चैनल है बहुत ही जिम्मेदार चैनल है और टैग को हिंदुस्तान में तो देखा जाता है, हिंदुस्तान और कनाडा के अलावा पूरे यूएस में और आपका मिडल ईस्ट के अंदर, यूके में और ईरान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां उर्दू जानने वाले लोग रहते हैं वहां हर जगह देखा जाता है। तो मैं आपके चैनल के जरिए चंद निहायत ही अहम बातें इस सिलसिले में करना चाहूंगा। ये जो कर्नाटका का केस हुआ, जो बच्चियों के हिजाब का केस है, जिसको कुछ लोगों ने मिलकर अजाब सा बना दिया है। बेसिकली कुछ नहीं था ऐसा था, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। और वो क्या कोइंसिडेंस था कि स्कूल में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन, देखिए स्कूल में आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, स्कूल कॉलेजेस में कोई ना कोई रूल रेगुलेशन रोजाना ही सर्कुलर आता रहता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्टाफ टीचर्स वगैरह के लिए। तो उसी तरह से स्कूल वालों ने एक ड्रेस कोड बना के भेजा और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं यहाँ क्लासरूम में हिजाब लगा के आती हैं, सो वी फील कि ये एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है एंड हिजाब इज अ पार्ट ऑफ some religious activity amongst the Muslims, so you should avoid wearing hijab। तो ये इस तरह से शुरू हुआ। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई जैसे बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी इन्होंने इलेक्शंस चल रहे हैं 5 स्टेट्स में, उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए, कम्युनलाइज करने के लिए इन्होंने ढूंढ ढांड करके हिजाब कंट्रोवर्सी जो है इसको इन्वेंट किया। एब्सोल्युटली फाल्स, बिल्कुल गलत है ये बात। देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान के अंदर 12 मासी कहीं ना कहीं इलेक्शन, कोई बड़ा इलेक्शन एमपी वाला होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, कोई छोटा इलेक्शन होता है एमएलए का होता है, कोई उससे भी छोटा कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, तो ये चलते रहते हैं। अब ये इंसिडेंटल था। उन्होंने देखिए, मैं एक चीज और बताऊं, ये हिजाब की शायद इसलिए कंट्रोवर्सी उठी कि जैसे पीएफआई है इंडिया में, एक पीएफआई कम्युनल ग्रुप माना जाता है और उसी तरह से उसका एक स्टूडेंट विंग है सीएफआई, राइट। और ये सीएफआई वाले लोग, ऐसा लगता है कि जो ये बच्चियां थी उनके कॉलेज में गए और उनसे उन्होंने कहा भाई आपको दीनदार होना चाहिए, आप तो जीन्स में रहती हैं, टॉप्स में रहती हैं, इधर उधर फिरती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से शायद एक ड्रेस कोड की जरूरत पड़ी, वरना तो इतने सालों से बच्चियां हिजाब लगा के जा ही रही थी। लेकिन जब ड्रेस कोड आ गया, एक यूनिफॉर्म आ गई स्कूल की, कॉलेज की, तो मेरा ख्याल ये है कि इन बच्चियों को बजाय इसके कि एक खन्नासा दिमाग में आ जाता, एक ईगो प्रॉब्लम बना लेती, इन्होंने उसको एक इशू बना लिया। और हालांकि स्कूल का जो मैनेजमेंट था उसने इन बच्चियों के माँ बाप को बुलाकर एक साइन भी करा लिया था कि देखिए हम एक कॉमन ड्रेस कोड हम बना रहे हैं, ना तो यहाँ कोई भगवा पहन के आएगा, ना कोई इस तरह से घूंघट लगा के आएगा, सारी चीजें ना हिजाब। तो द पेरेंट्स एक्सेप्टेड दैट। पेरेंट्स वापस गए होंगे तो उसका कुछ वो हुआ होगा डिस्कशन समाज में। तो वो लोग जो कम्युनली बड़े आउटरेज्ड रहते हैं और दे यू नो कीप ऑन सर्चिंग सम सर्टेन थिंग्स कि उनको किस तरीके से उनको स्नोबॉल किया जाए, रेडिकलाइज किया जाए, कम्युनलाइज किया जाए और हिंदुस्तान के अंदर उसको अनस्टेबल किया जाए। ऐसे लोग
अब ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। मैं समझ रहा था कि अगर बच्चियों से कहा गया कि भाई हम सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, नथिंग रिलीजियस विल बी फॉलोड। अच्छा, वो बच्चियां स्कूल के कंपाउंड तक तो हिजाब लगा के आती नहीं, बुर्के में भी आती थी। ये सारा एक सिस्टम उनका चल रहा था। और जब कॉलेज ने कुछ सोच समझ के ये कहा कि भाई आप हिजाब हिजाब क्लासरूम में उतार के बैग में रख लीजिए, इट वॉज नॉट अ वेरी बिग इशू। ये कोई बहुत बड़ा एक अजाब नहीं था जिसको अजाब बना दिया गया। और मैं शुरू से इसको फॉलो कर रहा था। मैंने बच्चियों को ये भी समझाया कि देखिए ऐसा है कि आप अब आज तो मेरे ख्याल से 46 डेज हो गए उनको। 46 डेज में जब कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, नाउ वी सॉ कि उन्होंने हिजाब को उतार के दे स्टार्टेड अटेंडिंग द क्लासेस। यही बात शुरू में हो जाती, द मैटर वुड हैव बीन सेटल्ड इन 2-3 डेज। इन बच्चियों का बड़ा जबरदस्त नुकसान हो गया। और हमें पता है बतौर टीचर्स, हमें पता है बतौर स्टूडेंट्स कि 10 मिनट भी क्लास, 15 मिनट भी एक बच्चा लेट हो जाता है तो कितना लॉस हो जाता है। इन बच्चियों के 45-50 डेज इतने बर्बाद हो गए। आई होप दे कवर इट। तो ये बहुत ही एक फजूल चीज हुई। पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को इस चीज ने कम्युनलाइज कर दिया, रेडिकलाइज कर दिया। एंड मुस्लिम्स वर फर्दर ब्रॉट अंडर स्कैनर, वेरी अनफॉर्चुनेटली ताहिर भाई। फिरोज भाई ये बताइए कि अब बच्चियां कंप्रोमाइज़ कर गई हैं कर्नाटका के स्कूलों में, कॉलेजों में, कि भाई ठीक है हम हिजाब नहीं पहनेंगे जब स्कूल आएंगे, क्योंकि ये स्कूल का यूनिफॉर्म है, कॉलेज का यूनिफॉर्म है। लेकिन ये जो इतना पोलिटिसाइज हुआ और हमने देखा कि चंद बच्चियां थीं जो हिजाब लेती थी ओरिजिनली, अब वो एकदम से दर्जनों हो गई और मुल्क भर में एकदम से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो उस पे पीछे सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ गई। तो ये क्या जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं उसका एक फैक्टर है? और ये कार्ड जो चलाना चाहा अपोजिशन की कुछ पार्टियों ने वो नहीं चला, तो उन्होंने कहा ठीक है चलें अब भूल जाएं, अब बच्चियां हिजाब के बगैर दोबारा चली जाएं क्लास में। ये आपने ताहिर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है, बताऊंगा मैं क्यों। देखिए, अब तो इशू इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट, हिंदुस्तान के कोर्ट्स जो हैं बड़े एफिशिएंट हैं और उनकी उनकी बड़ी बात है पूरे सिस्टम के अंदर। कोर्ट जो कह देता है उसको सर आंखों पर रखा जाता है, हर कम्युनिटी उसको सर आंखों पर रखती है ताहिर भाई। तो कोर्ट ने जब कह दिया कि भाई नथिंग रिलीजियस इन अ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, और हिजाब का कोई, हिजाब बेसिकली, देखिए आप मुझसे ज्यादा बेहतर कुरान आपने समझा होगा, जाना होगा, ट्रांसलेशन पढ़ी होगी। हिजाब का, बुर्के का कोई जिक्र कुरान में नहीं है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं और मुझे कहते हुए डर भी लग रहा है, लेकिन जो मैंने उलेमा हजरात से, और कुछ उलेमा का मतलब है जो मतलब मौलाना आजाद की तरह हर चीज को सही तरीके से समझते थे, इस कुरान की और इस्लाम की स्पिरिट को सही तरीके से समझते हैं, उनका ये कहना है कि लफ्ज हिजाब हो गया, अगर इसका जिक्र है भी तो ये महज मतलब एक ऐसा हिजाब है जो आंखों का हिजाब है, ठीक है। कपड़े का हिजाब से कोई लेना देना नहीं है कुरान के अंदर। बुर्का तो जो तुर्की की बिजेंटीन जो वो थी, आपकी आपका सिस्टम था, जो उनकी हिस्ट्री थी, वहां से आया बुर्का, वहां से आया था। बुर्का इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ कुरान और एनी हदीस। हाँ, ये जरूर है, देखिए कि जो खवातीन हैं अपने जिस्म के उन आज़ा को, कि जो दूसरे के अंदर कोई शहवत पैदा ना करें, उनको ढक के रखना है। ये तो हर रिलीजन में होता है, ये तो क्रिश्चियनिटी में भी है, सिखिज्म में भी, हर जगह है, उसी तरह से इस्लाम में भी है। लेकिन हिजाब इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कोर वैल्यू ऑफ इस्लाम। इस्लामिक टेनेट्स, इस्लाम के 5 टेनेट्स हैं, वो हम सारी दुनिया को पता है, जिसमें नमाज है, हज है, और उसके अलावा आप ज़कात देते हैं। 5 टेनेट्स जो हैं वो तो हैं। लेकिन जो हिजाब है, इट इज नॉट एन इसेंशियल और कोर वैल्यू। जिस तरीके से हमारे सिख भाइयों की टर्बन, टर्बन, किरपान और केश, केश मतलब बाल, ये 3 चीजें उनकी, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसेंशियल कोर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज मानी जाती हैं। इसलिए कई लोग ये भी कहते हुए दिखे होंगे इस कंट्रोवर्सी के दौरान, अरे सिख पगड़ी पहन सकते हैं तो हमारी बच्चियां हिजाब क्यों नहीं पहन सकती, ठीक है। तो ये मतलब उन लोगों को पता नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि हमारे सिख भाई जो हैं
वो अपने जो है पगड़ी पहन सकते हैं। बी आर अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसकी गालिबन उसके शेड्यूल 29 के सब पार्ट 1, सब पार्ट 1 और सब सब पार्ट सी में ये चीज मेंशन्ड है। हमारे यहाँ ठीक है, मतलब आर्टिकल हिंदुस्तान के 14 से लेके 29 तक जो भी हैं, 30 तक जो भी हैं, उसमें सब है। हम अपनी जबान इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना पहनावा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देर इज अ कंडीशन। ठीक है, टेक फॉर एग्जाम्पल, मतलब अब अगर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कहें जी हम ग्लव्स नहीं पहनेंगे, हम बुर्का हम नकाब पहन के ऑपरेशन करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मुझे पता नहीं आपने सानिया मिर्जा का नाम सुना है। हैदराबाद की एक लॉन टेनिस प्लेयर हुआ करती हैं, इंडिया का बड़ा नाम उन्होंने किया है लॉन टेनिस में। उनके खिलाफ एक फतवा दे दिया गया था तकरीबन 8-9 साल पहले कि भाई ये स्कर्ट में खेलती हैं, ये गैर इस्लामी है, और इनको बुर्के में, नकाब में या टांगों के ऊपर कोई पजामिया पहन के कुछ कवर करके ऐसे खेलना चाहिए। तो ये बड़ी अजीब चीज है। इस्लाम जो है अपने आप में इट्स अ साइंटिफिक रिलीजन, इट इज द लास्ट रिलीजन, लास्ट ऑफ ऑल फेथ्स। और ये बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब नेचुरल रिलीजन है। उसको फितरत है, फितरत का एक मजहब है। हम ये नहीं कहते इट इज द बेस्ट रिलीजन। जो ये कहते हैं बेस्ट रिलीजन है, वो बड़ा, दे आर ऑन अ वेरी डेंजरस ग्राउंड। उसको दिखाना पड़ेगा। अगर मैं कहता रहूं गोरा साहब आप कहते रहे आप भी मुस्लिम हैं, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, अरे हु आर वी टू से इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन? है फॉर अ सिख, सिखिज्म इज द बेस्ट रिलीजन। सो वी शुड नॉट से दैट, वी शुड प्रूव दिस इन टर्म्स ऑफ आवर एक्शंस। कि सामने वाला कह रहे क्या मियाँ जी, क्या क्या किरदार है इनका, अरे क्या ईमानदारी है। सो ये चीजें हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके अंदर थी, लेकिन हमने तो आपकी सारी अच्छाइयों से यू टर्न कर दिया है, जिसकी वजह से इस्लाम एंड मुस्लिम्स आर अंडर स्कैनर है। आखिर में आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कहूंगा कि 5 इलेक्शंस में, 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन है, वो ऐसा समझा जा रहा है कि बीजेपी ने इसको या आरएसएस ने इसको खोज के और निकाला है। आरएसएस और बीजेपी ने इसको खोज के नहीं निकाला, इट वाज अ मियर ड्रेस कोड बाय अ स्कूल, और इसको खोजा है, इसको इसको फोकस किया है। जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट हर जगह होता है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, ईसाइयों में भी है। ठीक है, आयरलैंड में हमने देखा कितना टेररिज्म था, अब तो खैर एवरीथिंग इज पीसफुल देयर। तो कुछ हमारी कम्युनिटी के कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी थे उसमें, पढ़े लिखे अच्छे खासे डिग्री याफ्ता लोग भी थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी हैं, और कुछ क्लरिक्स भी थे। उन्होंने इसको, इस इशू को, हिजाब के इशू को अजाब बना दिया, और ये कहा कि बीजेपी पे इल्जाम लगाते हुए कहा ये तो इलेक्शन हो रहा है इसलिए बीजेपी इसको रेडिकलाइज कर रही है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, कोई इसका बेसिस नहीं है। इसको ऐसे ही लोगों ने, जैसे इसमें हमारे दोस्त ओवैसी साहब भी हैं, एंड द इल्क ऑफ ओवैसी साहब, उनके जैसे और लोगों ने इसको तकरीबन तकरीबन उसको पूरा रेडिकलाइज कर दिया, शोर शराबा मचा दिया। अब खामा खाई की कोई चीज, हिजाब का कोई इतना लेना देना नहीं है। और स्कूल में बच्चियां बुर्का हिजाब सब पहन के आ रही, थोड़ी देर क्लास में अगर उसको उठा के रख दें। अच्छा, दूसरी चीज मैं कहूँ, हिंदुस्तान में तकरीबन 50% मुस्लिम बच्चियां जो हैं, वो बुर्का नहीं पहनती, ना वो हिजाब पहनती है। ठीक है, मर्जी है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने भी मुस्लिम बच्चियों को बड़े राइट्स दिए थे। एक दफा ईद का मौका था, तो आप अपने घर जा रहे थे, तो घर जा रहे थे तो वहां बच्चियां आपकी नवासियां थी, और भी बच्चियां थी उसमें, तो वो गाना गा रही थी ईद की खुशी में। आपको देखा, अरे ये तो, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आप आ रहे हैं, डर गई, हौल गई, बिल्कुल सकते में आ गई कि अब हमें डांट पड़ेगी, अब हमें टोका जाएगा, हमसे सवाल पूछा जाएगा कि तुम क्यों गा रही थी, ये तो गैर इस्लामी। जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आप उन बच्चियों के पास गए, आपने उनके सर पे हाथ रखा, और आपने बच्चियों से कहा, आप आप गा रही हैं, आप गाइए, और मुझे भी खुशी हो रही है आपकी खुशी में, और आप मजीद और बेहतर गाइए। तो ये तो हमारे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। क्या हम उस किरदार पे चल रहे हैं? हमने दबा के रख दिया इन बच्चियों को। हिंदुस्तान में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, कभी भी आ सकता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, तो उसमें
उसके लिए भी अभी से जो है ये कहा जा रहा है कि इसमें मुस्लिम खवातीन पीसी जाएंगी। मुस्लिम खवातीन को कोई नहीं पीस सकता इस दुनिया में, कोई हिंदू सिख ईसाई नहीं पीस सकता। अगर उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो खुद मुस्लिम मर्द नाइंसाफी कर रहा है। उसको पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता जायदाद में, उसको पढ़ने से रोका जाता है कि पढ़ने जाएंगी स्कूल कॉलेज में, और अगर ये आर्किटेक्चर करेंगी, ये प्रोफेसर बनेंगी, ये प्लेयर बनेंगी, क्रिकेटर बनेंगी, पायलट बनेंगी, तो यह है कि कहीं ना कहीं इनके किरदार में कमी आएगी। तो ये सब खुराफाती बातें हैं, इनकी कोई बेसिस नहीं है ताहिर भाई। बात ये करना चाहते हैं कि अब ये जो एकदम से शोशा उठा और ये शोशा अब बैठ भी गया है एकदम से। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूँगा कि ये बीजेपी का भी नहीं था, ये बल्कि ऑपोजिशन को सूट करता था। इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, यूपी के इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बीजेपी के लिए भी, दूसरी सियासी पार्टियों के लिए भी। जो ख़वातीन हैं यूपी की जो ख़वातीन हैं, उनका ये ख्याल है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सिक्योरिटी फराहम की। चूँकि वो सिक्योर नहीं थी, यूपी के ऐसे हालात नहीं थे तो लोग वहाँ पे ख़ास तौर पर बच्चियाँ, औरतें सिक्योर हों। जब से उनकी सरकार बनी है बहुत सिक्योर हैं हालात, अब फिर री इलेक्ट होने जा रहे हैं। तो ख़वातीन जो मुस्लिम बच्चियाँ ख़ास तौर पर यूपी में जहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, वो क्या महसूस करती हैं इस प्रोपेगेंडे को, हिजाब प्रोपेगेंडे को, क्योंकि वो तो अपने आप को सिक्योर महसूस करती हैं। क्या आपको लगता है कि वो फिर से योगी जी को वोट देंगी? देखिए, मैं ताहिर भाई, जो सिक्योरिटी का मसला है, मामला है, उसमें मैं शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है हर हर खातून को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मजहब की हो, उसको सिक्योरिटी अच्छी खासी फराहम है। ठीक है। और सिक्योरिटी के अलावा मुस्लिम खवातीन वजीर आजम मोदी की भी और उनकी पूरी टीम की भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो ट्रिपल तलाक थी, जो कि तलाक बिदत दी जाती थी, कि 3 बार लफ्ज तलाक बोल दिया और बाल बच्चेदार औरत को घर के बाहर बिठा दिया, खाने में नमक तेज हो गया, उसने साड़ी पहन ली, वो मार्केट या मॉल में चली गई, किसी रिश्तेदार से मिल ली, शुकूक व शुबहात की बिना पर एकदम से 3 बार तलाक कह के उसको। तो मैं समझता हूं ये जो इलेक्शन है, खास तौर से यूपी का, जहां पर मुस्लिम खवातीन को न सिर्फ ये कि ट्रिपल तलाक से, मतलब इस तलाक बिदत से छुटकारा मिला है, काफी हद तक एक खामोश वोटिंग, मुस्लिम मर्द चाहे इतना वोट ना दें, कुछ परसेंटेज वोट उनका भी जाएगा योगी साहब को, लेकिन मुस्लिम खवातीन एक अच्छी तादाद में योगी साहब को वोट देंगी, क्योंकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी बेहतरी आई है। अलावा इसके कि एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, मोतबर और सीरियस किस्म के पॉलिटिशियन हैं। वो अखिलेश साहब की तरह को लूज टॉक नहीं करते। ठीक है। बैलेंस उनका, जो भी बोलते हैं बहुत ही नाप तोल के हर हर लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी और मुस्लिम जो विमेन है पॉलिटिकली एक अच्छी नेटवर्किंग है। और बाकी देखिए, रिजल्ट तो सारा, ये तो देखिए 10 मार्च को आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम विमेन का सपोर्ट, ये जो योगी और मोदी साहब की एक डबल डेकर सरकार है, डबल डेक सरकार, इसको डबल इंजन कहते हैं, मैं तो उसको डबल डेकर सरकार कहता हूं, क्योंकि डबल इंजन भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो सकता है, लेकिन डबल डेकर डिस्कनेक्ट नहीं होती। तो मेरा ख्याल यह है कि नताइज तो देखिए, मैं भी कहूंगा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अच्छी उम्मीद रखी रखी जानी चाहिए, क्योंकि योगी साहब ने न सिर्फ मुस्लिम खवातीन के लिए, तमाम खवातीन के लिए, पूरे स्टेट के लिए बड़ा अच्छा काम किया, चाहे वो बिजली देनी हो, चाहे वो गन्ने की जो खेती हो उसमें किसानों की मदद करनी हो, या फिर ये कि सड़कें बनाई उन्होंने काफी। मैं खुद जब दिल्ली से वहां जाता हूँ, हापुड़ या मेरठ जाता हूँ, पहले मुझे 2.5-3 घंटे लगते थे, अब 40 से 50 मिनट में आप दिल्ली से हापुड़ मेरठ पहुंच जाएंगे। बड़े अच्छे फ्लाईओवर्स उन्होंने बना दिए। तो मैं ये सोचता हूँ, नतीजा कुछ भी आए, योगी जी हारें या जीतें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है,
उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही ये लगन के साथ काम किया है, फील्ड चाहे कुछ भी हो। फिरोज साहब, आखिर में दो एक बातें, मुसलमानों के जो रिश्ते हैं बीजेपी और आरएसएस के साथ आज के दिन आपको कैसे दिखते हैं? जी ताहिर भाई, मैं समझता हूं, देखिए, बीजेपी और आरएसएस से मुसलमानों के जो रिश्ते हैं, मैं ये कहूंगा कि रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है, मुसलमानों को अब से नहीं, आजादी के बाद से ही ये कहकर बहलाया फुसलाया जाता है, भटकाया जाता है और भड़काया जाता है और आग लगाई जाती है उनके मुआशरे में और जहर घोला जाता है कि ए मुसलमानों, ये बीजेपी और आरएसएस तुम्हारे खून के प्यासे हैं, इनको तुम्हारी गर्दन चाहिए, इनसे बच के रहो। अरे पहले मैं भी ऐसे समझता था ताहिर साहब, क्योंकि ये नैरेटिव जो था, ये एक नैरेटिव, आम नैरेटिव था। मैं पुरानी दिल्ली के मोहल्ला बल्ली मारान आता काले साहब में रहा करता था, मैं भी ऐसे सोचता था। लेकिन जब अल्लाह ने तालीम से फैजियाब किया, गैर मुस्लिमों में बैठना हुआ, उनमें बहुत से जो थे वो संघी थे, बहुत से आरएसएस को मानने वाले थे, तो मुझे लगा कि ये तो हमारे ही जैसे हैं और बहुत मेहनती लोग हैं और हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। और जब मैंने मैंने परखा इनको, मैंने किसी फॉल्स नैरेटिव पे भरोसा नहीं किया। तो काफी मुसलमान मेरे जैसे हैं जो ये समझते हैं कि आरएसएस और जो जनसंघ है या बीजेपी है, इन इन इनके लिए मुसलमान ऐसे ही हैं जैसे हिंदू भाई हैं, जैसे कोई और कौम है। और बल्कि मैं एक बात और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं जोड़ना चाहूंगा कि वजीर आजम मोदी ने अब से चंद साल पहले एक जबरदस्त वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अल्लाह के 99 जो नेम्स हैं बाकायदा उनको पुकारा था। और यही नहीं, शायद ही कोई दुनिया का ऐसा वर्ल्ड लीडर होगा, ना वो ओबामा है, ना वो आपके जॉन एफ कैनेडी हैं, ना ही बरतानिया के कोई वजीर आजम या कोई वहां की वजीर आजम है, जिनको इतने एजाजात मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से दिए गए हैं। 6 मुस्लिम कंट्रीज के बेस्ट अवार्ड्स यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को दिए गए, कोई तो बात है। और यही नहीं, सऊदी अरब में बाकायदा रामायण का जो है तर्जुमा अरबिक में करके उसको बड़े सर के ऊपर रख के उसको पेश किया गया। वजीर आजम मोदी गए थे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, और वहां का जो कौमी तराना जो गाया जाता है अरबिक में, उन्होंने बाकायदा जन गण मन हिंदुस्तान का कौमी तराना गाया। और प्रोग्रेसिव लोग हैं ये, लेकिन अब जब हमारे हमारे मुस्लिम तबके को रिग्रेसिव बनाने के लिए हमारे ओवैसी बिरादरान हैं, उनकी तरह के और भी लोग हैं, मैं किस किस के नाम लूं, नाम लेने से कुछ नहीं होता, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, द सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज। मेरा ख्याल यह है कि इन तमाम पार्टीज में बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, ठीक है। और बीजेपी का नस्बुलैन वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये जो फ्रेज है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1956 में ये फ्रेज दी थी, जब वो यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में बोल रहे थे, दिल्ली में हुई थी वो, और इसी तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वो पूरी वर्ल्ड की बिरादरी के लिए। तो मुझे पता नहीं मोदी जी ने ये अल्फाज वहां से लिए, लेकिन ये हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए सबसे सही अल्फाज हैं। और मेरा ख्याल यह है कि आहिस्ता 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 ताल्लुकात बीजेपी में, संघ में, मुसलमानों में बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं और आगे मजीद बेहतर होंगे। और जो एक अफवाह फैलाई जाती है कि बीजेपी मुस्लिम मुखालिफ है, बिल्कुल गलत है। और उसको हमारे जैसे लोगों ने तजर्बे की बुनियाद पे भी ऐसा ही पाया। बहुत शुक्रिया फिरोज़ बख्त अहमद भाई, आपने अपनी बहुत ही काबिल कदर जो आरा दी, और हम आने वाले दिनों में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और चाहेंगे इंशाल्लाह। कि भारत के जो ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं इन पर आपकी राय लेते रहें। आज हमारे साथ शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ताहिर साहब, और आपके चैनल को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि दामे दरमे कदमे सुखने आप वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं, एंड स्पेशली
peace between Muslims and the entire world, including India. बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे फिरोज़ बख्त अहमद साहब की, जो भारत की एक जानी पहचानी हस्ती हैं, वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के वन ऑफ द लीडर्स हैं। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस पर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।